गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग हिंदी के 50-50 प्रश्नों का यानी सेट का 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस टेस्ट पेपर कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यह खास करके तो एई के लिए, उत्तराखंड एई के लिए बनाया है, लेकिन सभी के लिए ये बराबर लाभकारी है, यानी कि सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, दूर की बात सोचने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है। टेलीस्कोप, दूरदर्शी, दूरसोची या अनंत। अनंत का मतलब है यानी जिसका अंत ना हो। दूरदर्शी का मतलब क्या है, दूर तक देखने वाला। टेलीस्कोप ये दूरदर्शी यानी कि टेलीस्कोप ही दूरदर्शी का क्या है, अंग्रेजी है शब्द। फिर है दूरसोची। तो अब यहाँ पर दो में से आपको देखना है, दूरदर्शी है या दूरसोची। यहाँ सोची शब्द नहीं होता है, सोचने वाला हो चाहे दूर तक, ठीक है, समझने वाला हो, सबके लिए आएगा दूरदर्शी। तो दूर की बात सोचने वाला दूरदर्शी होता है। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। रमेश और सुरेश जा रहे हैं। हम और तुम इस पर विचार करेंगे। हम, तुम और कंचन रात घूम थी। सीमा कल बनारस जाएगी। ठीक है, तो अब आप लोगों को अशुद्ध वाक्य तो बिल्कुल समझ में आ ही गया होगा कौन सा है। हम, तुम और कंचन रात घूम थी। ठीक है, ये कोई ऐसा बन नहीं रहा है। हम, तुम और कंचन कल रात यानी रात घूम रहे थे, ये होना चाहिए। अगला है, संज्ञा और सर्वनाम की बताने वाले रूप को कहते हैं। अब यहाँ पर क्या, दो शब्द दिए गए हैं, इन दोनों को भरना है। तो सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं, या क्रिया बताने वाले को सर्वनाम कहते हैं, या संज्ञा बताने वाले को सर्वनाम कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग अच्छी तरह से जानते ही हैं कि विशेषता बताने वाले को विशेषण कहा जाता है। मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। उपरोक्त में से कौन सा अलंकार है, बताइए। एमक अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। ठीक है, यहाँ मधुबन में, ठीक है, मधुबन की छाती में, यहाँ पर इसके दो अर्थ हैं। ठीक है, और इस कारण यहाँ पर क्या है, श्लेष अलंकार है। मधुबन का मतलब वही होता है, मधुबन यानी कि जंगल, वन, और दूसरा मधुबन का मतलब होता है मन। ठीक है, तो यहाँ श्लेष अलंकार होगा। राजकुमार पुस्तकालय तथा ध्यान मग्न में कौन सा समास है। कह रहा राजकुमार, पुस्तकालय और ध्यान मग्न। राजा का कुमार, पुस्तक का घर, ध्यान में मग्न में कौन सा समास है। तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से क्या चीज़ है, इनमें से आपका क्या हो जाएगा, तत्पुरुष होगा। ठीक है, राजा का पुत्र, पुस्तक का आलय यानी पुस्तक का घर, ध्यान में मग्न, तो यहाँ पर हो जाएगा तत्पुरुष समास। 6 से 10 तक लोकोक्तियों के विकल्पों का सही अर्थ चयन कीजिए। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। दान के लिए सुपात्र न होना। गंजे व्यक्ति के सिर में सुगंधित तेल लगाना। बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना, या अयोग्य व्यक्ति को उत्तम पद मिलना। छछूंदर की कोई यानी कि व्यक्तित्व नहीं होता, और चमेली का तेल लगाना बहुत बड़े राजशाही का काम है। तो अब बताइए क्या होगा। दान के लिए सुपात्र न मिलना,
या अयोग्य व्यक्ति को उत्तम पद मिलना। तो क्या होगा? अयोग्य व्यक्ति को उत्तम पद मिलना। फिर है हंसुए के ब्याह में खुरपे के गीत। शादी के गीत गाना ये गलत है। जश्न मनाना ये भी गलत है। असंगत बातें करना या निचले स्तर की बातें करना, तो यहाँ पर असंगत बातें करना होगा। ठीक है। और यदि ये आप लोग देखें तो मेरे जो लोकोक्तियाँ और मुहावरे हैं उनमें मैंने इनको करवाया हुआ है। अगला है नीम हकीम खतरे जान। हाँ, हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत। हंसुआ जो होता है ना, वो जो चारा काटने वाली धराती होती है उसको बोलते हैं, और खुरपा जो निराई गुड़ाई करने के काम आता है। ठीक है, तो वो है। तो दोनों एक दूसरे से क्या है? असंगत हैं, इसलिए असंगत बातें करना इसके लिए होगा। अगला है नीम हकीम खतरे जान। नीम का पत्ता चबाना, नीम से हकीमी करना, खतरनाक चीज़ें या अल्प ज्ञान भयंकर होता है। तो नीम का मतलब वही होता है। नीम का मतलब जैसे नीम अंधेरा, ठीक है, तो यानी कि अंधेरा बहुत कम अंधेरा हो यानी धुंधलका हो। तो जिसे हकीमी का बहुत कम ज्ञान हो उससे क्या होता है? उससे दवा लेने पर जान खतरे में पड़ सकती है। तो इसका होगा अल्प ज्ञान भयंकरी। ठीक है, ये होगा इसका। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, तो इसका अर्थ क्या होगा? बताइए। तो इसमें है तन का मतलब शरीर, लत्ता का मतलब कपड़ा, पान खाना गरीबी है, लेकिन क्या हो रहा है? पान खाना का मतलब ऐश की ज़िंदगी जीना। तो बहुत गरीब होना ये बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ पान तन पर नहीं लगता, ये बहुत गरीबी है। व्यर्थ का प्रदर्शन करना, एक साथ दो लाभ, अरे भी लाभ यहाँ तो है ही नहीं। बुरी आदत का शिकार, ना तो ये होगा ना तो ये होगा ना तो ये होगा। व्यर्थ का प्रदर्शन यानी कि जिसके पास खाने के लिए भी नहीं है वो क्या चीज़ करता है? व्यर्थ का प्रदर्शन दिखाता है। इसके बाद है अगला तू डाल डाल में पात पात। दोनों विद्वान, दोनों तत्वज्ञ, दोनों मूर्ख, दोनों चालाक। बहुत अच्छा ये कहावत है। इसका अर्थ होता है यानी एक से बढ़कर एक। ठीक है, तो एक से बढ़कर एक तो का मतलब होता है दोनों मूर्ख नहीं, दोनों चालाक, ये होता है। इसमें पहला और छठवां पद दिया हुआ है और मध्य में यारा लावा या काखा गा जो भी दिए हैं उनमें से यारा लावा ही दिया होगा। उनमें से कौन क्रम क्या बनेगा वाक्य बनाने का, ये हमें निर्धारित करना है। ठीक है, चलिए मैं आपकी मदद करता हूँ। उनमें से सही क्रम बताना है। किस क्रम में? तो जीवन एक संघर्ष है। असहाय स्थिति में भी संघर्ष में कूदा जा सकता है। मान लिया कि आपके पास साधनों का अभाव है, लेकिन आप तो हैं। भले ही आप कमज़ोर हैं, लेकिन विपदाओं से भिड़ने का, कुछ न कुछ करने का साहस तो आप में है। इस संघर्ष में अपने आप को असहाय समझना और संघर्ष से मुंह मोड़ लेना उचित नहीं है। यही बहुत है। अब यही बहुत है अंतिम होना चाहिए। अब इसके ऑप्शन में दिखा देता हूँ। ये है रा ला वाया या रा वाला, वा या रा ला और या वा रा ला। ठीक है, तो या से या तो रा से या तो वा से शुरुआत होगा। ठीक है, वैसे क्या चीज़ आएगा? शुरुआत में देखिए कह रहा है कि अब हम मिलाते हैं जीवन एक संघर्ष है। ठीक, अब असहाय स्थिति में भी संघर्ष में कूदा जा सकता है। तो इसमें
मेरे अनुसार सबसे अच्छा होगा कि हम इस कहें जीवन एक संघर्ष है, वहाँ से शुरू करेंगे। इस संघर्ष में अपने आप को असहाय समझना और संघर्ष से मुंह मोड़ लेना उचित नहीं है। ये बिल्कुल क्या है, ये सही है। ठीक है, वहाँ से है। फिर इसके बाद है असहाय स्थिति में भी संघर्ष में कूदा जा सकता है। मान लिया कि आपके पास साधनों का अभाव है, लेकिन आप तो हैं, भले ही कमज़ोर हैं, लेकिन विपदाओं से भिड़ने का, कुछ न कुछ करने का साहस तो आप में है, यही बहुत है। ठीक है, तो यही होगा। तो पहले वाह होगा, फिर या होगा, फिर रा होगा, फिर ला होगा। ये तो पूरे क्रम में है, वाह को उधर पलट दीजिए, अपने आप पूरा हो जाएगा। अगले वाला दिया है, इसका पूरा प्रश्न आपके सामने है, इसलिए प्रॉब्लम नहीं होगी। सांस्कृतिक वैविध्य के बारे में सोचना होगा। ये पहला है, अंत है, यह हमारी एक बड़ी शक्ति है। इसे चिंतन के स्तर पर देखा जा सकता है। संस्कृति के अंतर्गत में अनेक समानताएं हैं, यही विविधता में एकता है। यह हमें अलग अलग नहीं बनाती। ठीक है, यह हमारी एक बड़ी शक्ति है। यहाँ खत्म होना है। अब वा से शुरू होगा, या तो या से, या तो फिर रा से। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करिए। सांस्कृतिक वैविध्य के बारे में सोचना होगा। फिर क्या यहाँ से शुरू होगा, इसे चिंतन के स्तर पर देखा जा सकता है, या संस्कृत के अंतर्गत में अनेक समानताएं हैं, या शुरू करना है, यह हमें अलग नहीं बनाती है। तो सांस्कृतिक वैविध्य के बारे में सोचना होगा। विविधता है, लेकिन यह हमें अलग नहीं बनाती है। ठीक है, संस्कृति के अंतर्गत में अनेक समानताएं हैं, और इसे चिंतन के स्तर पर देखा जा सकता है। फिर आएगा, यही विविधता में एकता है, और यह हमारी एक बड़ी शक्ति है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका हो जाएगा वाह हो जाएगा, फिर रा हो जाएगा, या हो जाएगा, फिर ला हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद इन वाक्यों को थोड़ा सा यानी कि माइंड लगाएं तो हो जाता है। जहाँ से ख़त्म हो रहा है उसके बाद देखिए, और अंत से पहले वाला देखिए, तो काफ़ी ज़्यादा उससे सहूलियत मिल जाती है। चलिए, यहाँ पर भी है इसका, हमारा देश त्योहारों का देश है। वे त्योहार उल्लास जगाते हैं। यहाँ अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, समन्वय की भावना भी उत्पन्न करते हैं, जनमानस में देश भक्ति जगाते हैं। इन अवसरों पर हम खुशियाँ मनाते हैं। ठीक है, तो हमारा देश किसका है, त्योहारों का देश है। तो अब यहाँ अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं, इसके बाद तुरंत क्या होगा, यही वाला होगा, यहाँ अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद सबसे अंत कौन सा होगा। ठीक है, यहाँ पर है जनमानस में देश भक्ति जगाते हैं। ठीक है, ये कब आएगा, और ये त्यौहार उल्लास जगाते हैं इसमें। तो चलिए यहीं से शुरुआत करिए। हमारे देश में हमारा देश त्योहारों का देश है। यहाँ अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं, वे त्यौहार उल्लास जगाते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पर ये होना चाहिए, जनमानस में देशभक्ति जगाते हैं, समन्वय की भावना भी उत्पन्न करते हैं। इन अवसरों पर हम खुशियाँ मनाते हैं। ये पूरा क्या हो जाएगा। इसके बाद है आपका कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल गंभीर चिंतक थे। फिर इसके बाद है भाव या मनोविकार निबंध का स्पष्ट प्रमाण है। अंतिम है ये। परिणामतः उन्होंने अपने निबंधों में जिस भी विषय को उठाया उसके नए आयामों का उद्घाटन किया। उन्होंने अपने निबंधों में इन तीनों का सामंजस्य स्थापित किया। अब उनका अध्ययन गहन एवं विस्तृत था। उनका जीवन अनुभव ठोस था।
ठीक है, अब देखिए यहाँ पर परिणामतः उन्होंने अपने निबंधों में जिस भी विषय को उठाया उसके आयामों का उद्घाटन किया। उन्होंने अपने, तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल गंभीर चिंतक थे, उनका अध्ययन गहन एवं विस्तृत था, यहाँ से शुरू करेंगे। उनका जीवन अनुभव ठोस था, फिर उसके बाद यानी कि एक ये आ गया, यानी कि उनका गहन अध्ययन विस्तृत था, उनका जीवन अनुभव क्या था? ठोस था। फिर इसके बाद है उन्होंने अपने निबंधों में इन तीनों का सामंजस्य स्थापित किया है। तीन चीजें मिली ना हमको, अध्ययन गहन और विस्तृत अध्ययन और जीवन अनुभव। तो उन्होंने अपने निबंधों में इन तीनों का सामंजस्य स्थापित किया, मतलब इसके पहले तीन चीजें आनी जरूरी है। अब फिर आएगा आपका ये परिणाम था, उन्होंने अपने निबंधों में जिस भी विषय को उठाया उसके नए आयामों का उद्घाटन किया। भाव या मनोविकार निबंध इसका प्रमाण है। उनके निबंध का नाम है भाव या मनोविकार। तो आपका ला, वा, रा और या हो गया। स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है बताइए? 12 है, 13 है, 14 है या 9 है? देखिए आपको यदि पता नहीं है तो सिर्फ याद रख लीजिए, रस जितने हैं उतने स्थायी भाव हैं। ठीक है, तो स्थायी भाव कितने हैं? 9। क्लियर हो गया? 9 स्थायी भाव है, क्योंकि स्थायी भाव से ही रस उत्पत्ति होता है ना, तो हर एक रस का एक एक स्थायी भाव है, तो 9 रस हैं, तो 9 स्थायी भाव। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह, निर्वेद, क्रोध और वीर। ये वीर रस का है, ठीक है। क्रोध किसका है? रौद्र का है, ठीक है। सॉरी, वीर रस है, उत्साह इसका जो है अस्थायी भाव है। वीर रस का उत्साह अस्थायी भाव है। शांत रस का निर्वेद है। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? हास्य में, तो हास्य में हास होता है, ठीक है। शांत में ऊपर आ गया, निर्वेद होता है। अद्भुत, ठीक है, तो ये भयंकर रस का है अद्भुत। विस्मय वही है, विस्मय अद्भुत, ठीक है। अद्भुत रस का विस्मय होता है। इसके बाद होता है वीर रस। वीर रस का क्या होता है? उत्साह होता है। तो विस्मय किसका स्थायी भाव है? अद्भुत रस का, ठीक है। इसके बाद है संचारी भावों की संख्या कुल कितनी है? 9 है, 33 है, 16 है, 99 है, ठीक है। डबल 3 याद रखिए बस, ठीक है। तो संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33 है। माधुर्य गुण किस रस में प्रयुक्त होता है? तो माधुर्य गुण किस रस में प्रयुक्त होता है? शांत रस में, वीर रस में, श्रृंगार रस में या रौद्र रस में, ठीक है। तो माधुर्य गुण, मधुरता किस में आती है? शांत में आती है, वीर में आती है, श्रृंगार में आती है, रौद्र में आती है। अरे भाई मधुरता रौद्र में थोड़ी आएगी, क्रोध में नहीं आएगी, न वीरता में आएगी, न शांत में आएगी। किस में है? श्रृंगार रस में प्रयोग होता है। माधुर्य गुण श्रृंगार रस का होता है।